मैं डॉक्टर इरशाद अली खान सहाचार राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीतवाना में कार्यरत हूँ। हम आज चीन की विदेश नीति के विकास के चरण, उसकी आक्रामकता और बदलाव के मार्ग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय क्या महत्व है और उसके अलावा हमने उसके उद्देश्य का और निर्माणक तत्व का और साधनों का अध्ययन किया था। आज हम साम्यवादी चीन के विदेश नीति के विकास के प्रमुख चरणों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि ज्ञात है कि चीन की विदेश नीति को हम 4 चरणों में विशेष रूप से बांटते हैं। उग्र नीति का युग 1949 से 53, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का युग नीति जो है 1954 से 1957 तक, और नए आक्रामक युद्धवादी नीति का युग 1957 से 1959 तक, तथा युवान कूटनीति 1969 से अब तक का हम अध्ययन करेंगे। यानी अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। दिसंबर 1949 में चीन ने सोवियत संघ से दौत्य संबंध स्थापित किए। फरवरी 1950 में मित्रता संधि और पारस्परिक सहायता की चीन सोवियत संधि हुई। नवंबर 1950 में ट्रेड यूनियनों के विश्व संघ के तत्वाधान में पीकिंग में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के देशों का ट्रेड यूनियन सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में लिन शुओची ने यह घोषणा की थी कि हमारे सम्मेलन का समूचे एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति के युद्धों का समर्थन करना चाहिए। वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलाया, फिलीपाइंस से मुक्ति संघर्षों का वर्णन करते हुए उसने कहा था कि चीनी जनता के पथ का अनुसरण करते हुए सशस्त्र संघर्ष द्वारा एशिया के अधिकांश भाग में क्रांति का विकास किया जाना चाहिए। 1949 में चीनी साम्यवादियों ने 2 उद्देश्यों पर बल दिया। चीन में से विदेशी प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। चीन का एकीकरण करके सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन में लाया जाए। 1950 में चीन ने युद्ध विराम के सब प्रस्तावों को ठुकराते हुए कोरिया युद्ध में बड़े उत्साह से भाग लिया। कोरिया पर आक्रमण के साथ ही चीन ने दूसरी शक्तियों के विरोध की परवाह न करते हुए तिब्बत में अपनी सेनाएं भेज दी तथा 24 अक्टूबर 1950 को पीकिंग रेडियो ने घोषणा की कि तिब्बत को मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है। 1952 के उत्तरार्ध में चीन ने कतिपय कारणों से युद्ध की नीति में परिवर्तन वांछनीय समझा। ये कारण थे व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयाँ। 1952 में स्टालिन की यह घोषणा की पूंजीवाद और साम्यवाद का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है। चीन द्वारा अनुभव करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहा है। घरेलू कारण जैसे कोरिया के युद्ध ने चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव डाला। इस समय चीन अपने पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कर रहा था। इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए दूसरे देशों का सहयोग आवश्यक था। इसके लिए उसने मृदु विदेश नीति अपनाना आवश्यक था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का युग जो 1954 से 1957 के बीच में था, अब चीन ने उदार और मृदु नीति अपनाना प्रारंभ कर दिया था। 1952 में चीन ने श्रीलंका के साथ चावल के बदले रबड़ लेने का समझौता किया। पीकिंग अक्टूबर 1952 में एशियन तथा पैसिफिक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया कि वह वियतनाम, मलाय और अन्य देशों से में युद्ध समाप्त करके संधि वार्ता द्वारा न्यायपूर्ण समझौता करवाए। जून 1953 में कोरिया में युद्ध विराम संधि हुई। अप्रैल 1954 में चीन ने तिब्बत के बारे में भारत से संधि की। इसमें पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चाओ एन लाय ने शांतिपूर्ण इरादों का विश्वास कराने के लिए नई दिल्ली में घोषणा की कि संसार के सभी देश, चाहे वे छोटे हों या बड़े, निर्बल हों या बलवान, विभिन्न सामाजिक पद्धतियों के बावजूद शांतिपूर्ण रीति से रह सकते हैं। चीन ने बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर चाओ एन लाय ने 2 कार्यों से अपने को शांतिपूर्ण सिद्ध किया। जिसमें पहला था प्रवासी चीनियों के संबंध में इंडोनेशिया से संधि करके उसने ऐसे चीनियों की आकांक्षाओं से संत्रस्त एशियाई देशों को आश्वस्त किया। ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए उसने संधि वार्ता का प्रस्ताव किया। इस समय सर्वत्र चीन की प्रशंसा होने लगी और शांतिवाद पर बल देने वाली प्रवृत्ति बांडुंग भावना की खूब चर्चा की जाने लगी। इसके बाद 1957 तक चीन ने शांति की नीति को पर बल दिया। नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग यानी 1957 से 69 के बीच में 1957 के बाद चीन नीति में कठोरता तथा आक्रामकता के लक्षण परिलक्षित होते हैं।
पश्चिमी देशों के साथ व्यवहार में वह बड़ा कठोर रुख अपनाने लगा। एशियाई देशों के प्रति भी वांडुंग भावना लुप्त होती नजर आई। इस नीति को अपनाने से कई कारण थे। पहला कारण सोवियत संघ द्वारा पहला स्पुतनिक उड़ाकर तथा अंत महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र बनाकर अपने सैनिक तथा वैज्ञानिक कारण यह था कि 1956 के हंगरी के विद्रोह के बाद पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में साम्यवाद की नीति में कुछ संशोधनों की मांग हो रही थी। अतः चीन ने इसका प्रबल प्रतिरोध करते हुए नई उग्र आक्रामक नीति का विनाश किया। 1958 के लेबनान के संकट में, चीन के तट के पास वाले टापुओं के संकट में, बर्लिन संकट, 1959 के लाओस के संकट में चीन ने बड़ा कठोर रुख अपनाया। इस समय से चीन भारत के साथ विवाद में कठोर नीति अपनाने लगा। तिब्बत में भी उसने कड़ी नीति बरतनी शुरू कर दी। 1959 में भारतीय सीमा पर चीन के आक्रमण बढ़ने लगे और उसने अक्टूबर 1962 में भारी तैयारी और विशाल सेनाओं के साथ भारत पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण प्रारंभ कर दिया। अपनी नवीन उग्र नीति के कारण चीन ने दिसंबर 1963 में से एक नवीन कूटनीतिक अभियान प्रारंभ किया। चीन का यह विश्वास था कि अफ्रीकी महाद्वीप क्रांति के लिए बिल्कुल तैयार है। वह वहाँ अपने प्रभाव का विस्तार तभी तीव्र गति से करना चाहिए। 1963 में चाओ एन लाई अफ्रीकी महाद्वीप के विभिन्न देशों की 8 सप्ताह तक चलने वाली यात्रा के लिए रवाना हुए। किंतु 1965 के अंत तक होने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि चीन का यह कूटनीतिक अभियान सफल नहीं हुआ। जनवरी 1966 के मध्य अफ्रीका गणराज्य में हुए विद्रोह के बाद चीनी राजदूत को, उसके कार्यकर्ताओं को तथा चीन के कृषि विशेषज्ञों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को नोटिस दिया गया। इससे 22 दिसंबर 1966 को दमोही में एक सैनिक क्रांति हुई तथा उसने साम्यवादी चीन से अपने कूटनीतिक संबंध भंग कर लिए। युआन नीति जो 1969 से अब तक चल रहा है। चीन सोवियत संघर्ष के कारण 1969 के बाद चीन की विदेश नीति में आमूल परिवर्तन हुआ। 1968 में सोवियत संघ द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण तथा 1969 में सोवियत संघ के साथ शस्त्र संघर्ष के बाद चीन ने सोवियत रूस को अपना प्रधान शत्रु समझने तथा इससे रक्षा के लिए अमेरिका को अपना मित्र बनाने सोवियत संघ के समर्थन लिन पियाओ जैसे नेताओं का सफाया करने की नीति अपनाई। 4000 मील लंबी सीमा पर 10 लाख सोवियत सेनाओं के जमाव ने तथा जापान की नई आर्थिक महाशक्ति ने पीकिंग को चाओ एन लाई द्वारा प्रस्तावित नई विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए बाधित किया। उसकी विशेषताएं हैं व्यवहारिकता और वास्तविकता। अमेरिका जैसे गैर साम्यवादी देशों से संबंध बनाना, तोड़ फोड़ की नीति को छोड़ना, तटस्थ देशों को मित्र बनाना तथा उनमें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देना। अमेरिका की डॉलर कूटनीति की भांति अब चीन ने अपनी मुद्रा युआन के रूप में दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया। अतः इसे युआन कूटनीति, युआन डिप्लोमेसी कहा जाता है। एक सोवियत पत्र के अनुसार 1971 में चीन ने एशिया अफ्रीका के विभिन्न देशों को लगभग $2 अरब के मूल्यों की सहायता दी। ये सहायता अधिक सुगम शर्तों से पर 5 से 10 वर्ष बाद या 10 से 30 वर्ष की बड़ी लंबी अवधि के बाद चुकाया सकने वाले बिना सूद के ऋणों, मशीन माल और तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में दी जाती है। यानी 1972 में के प्रथम 9 महीनों में 30 देशों के राष्ट्रमंत्रियों और विदेश मंत्रियों तथा 90 देशों के अन्य प्रतिनिधियों ने चीन की यात्रा की। इस अवधि में चीन ने 50 देशों में अपने खेलकूद के, व्यापार के तथा सद्भावना के सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजे। यानी 1971 में अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंगर ने और फरवरी 1972 में राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की। 26 अक्टूबर 1971 को चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। 1975 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड ने, अगस्त 1977 में अमेरिकी विदेश मंत्री साइरस पेंस ने पीकिंग की यात्रा की। यानी इसी प्रकार से जैसे अमेरिकी चीन व्यापारिक समझौता या अमेरिका की चीन से समझौता, जैसे अफ्रीका में चीन ने 14 जुलाई 1976 को दुरूहु रेलमार्ग पूरा करके जाम्बिया और तंजानिया की जनता को समर्पित कर दिया। ये रेलमार्ग 1162 मील लंबा है ना। इस प्रकार से कई प्रकार के सहयोग इन्होंने किए
17 से 19 दिसंबर 1992 को चीन की यात्रा की येल्त्सिन ने और 21 सूत्री घोषणा की, जिसमें कहा गया कि चीन व रूस एक दूसरे का मित्र मानते हैं, वे हथियारों को लेकर परमाणु ऊर्जा तक के क्षेत्रों को व्यापक सहयोग करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने चीन को विश्वास दिलाया कि रूस ताइवान के साथ संबंध कायम नहीं करेंगे, क्योंकि सशक्त और अखंड चीन रूस के हितों के अनुकूल है। 11 से 14 मार्च 1994 में अमेरिका के विदेश सचिव वॉरेन क्रिस्टोफर ने बीजिंग की यात्रा की। अमेरिकी विदेश सचिव ने चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग को कहा कि यदि चीन मानव अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसका प्राप्त व्यापारिक सुविधा रद्द कर दी जाएगी। इस पर ली फेंग ने कहा कि यह सुविधाएं पारस्परिक है, अतः इसे वापस लेने से अमेरिका की को ही हानि होगी। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अप्रैल 1997 में अपने 5 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक राजनीतिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व को एक ध्रुवीय बनने से रोकने की बात कही। नवंबर 1997 में चीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने 8 दिवसीय अमेरिकी यात्रा की। इसी प्रकार से 10 नवंबर 1993 के रूस और चीन के बीच बीजिंग में एक ऐतिहासिक सीमा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, यानी कि जो दोनों देशों की सीमा 4300 किलोमीटर करीब है। 25 अगस्त 1999 को संपन्न हुए वार्ता में चीन के जियांग जेमिन ने कहा था कि राजनीतिक सहभागिता क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रश्न उठाया गया। 16 जुलाई 2001 को मॉस्को में रूस एवं चीन के मध्य एक नई मैत्री संधि पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने हस्ताक्षर किए। यानी कि चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता में एक आक्रामकता आती है। आक्रामकता चीन का स्वभाव है। आक्रामकता का मतलब प्रहार और हमले की नहीं, कि किसी न किसी तरीके से दूसरे देशों अपने देश में इसी तरह की स्थितियां पैदा करने की कोशिश करना, जिनसे तनाव बनता और बढ़ता है। तनाव बढ़ने की प्रवृत्ति कभी कभी अख्तियार कर लेती है युद्ध का, जैसे 1950 में हम कोरिया, 1962 में भारत के साथ युद्ध हुआ, 1969 में सोवियत संघ, 1969 में और 1979 में वियतनाम के साथ चीन की आक्रामकता का परिचय देखने को मिलता है। अक्टूबर 1949 में वर्तमान चीन की स्थापना, 1950 में वो कोरिया से उलझ गया। कोरिया युद्ध में चीन ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था। इसी प्रकार से कोरिया के बाद हिंद, चीन, तिब्बत, बर्मा, म्यांमार, जिसे हम इंडोनेशिया, मलेशिया आदि स्थानों में उसका प्रभाव बढ़ना शुरू किया। 7 फरवरी 1963 को थाई देश के प्रतिरक्षा मंत्री जनरल थॉमस कीर्तिचक्राचरण ने भी चीनी घुसपैठों, सीमा पर प्रवृत्ति कबालियों को उकसाने का आरोप लगाया। 1956 में बर्मा ने आम चुनावों में चीन द्वारा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का विरोध व्यक्त किया। बर्मा म्यांमार ने आरोप लगाया कि चीन बर्मा और सरकार विरोधी संगठनों का धन और हथियार सहायता दे रहा है। 1958 में भी इसी प्रकार का जापान ने आरोप लगाया था। यानी इंडोनेशिया में 1950-54 में इंडोनेशिया ने चीन के द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। 1960 में नेपाल में भी चीनियों ने एक चौकी पर हमला किया और नेपाली अफसर को मार डाला। इसी प्रकार 1953 में पाकिस्तानी विदेश मंत्री जफर अली खान ने संसद में घोषणा की चीन ने उसकी सीमा का तकरीबन कुछ हिस्सा का अधिकार कर लिया है। इसी प्रकार कश्मीर के हिस्से पर भी हमारे जो है आज़ाद कश्मीर, उसमें से आज़ाद कश्मीर का है जो राजपथ बना रहा चीन व्यापारियों की भरमार है, जैसे फिलीपींस, थाई देश से सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस में। 1960 तक चीन ने सोवियत संघ के किसी इलाके पर अपना दावा नहीं जताया था, लेकिन 1964 के नक्शे प्रस्तावित कर चीन और सोवियत संघ की सीमा से लगे कुछ क्षेत्रों को विवादग्रस्त घोषित किया। विवादग्रस्त क्षेत्र गुणोत्तर में चीन सेनाओं ने संगठित तौर पर हमला किया, यानी कि चीन दक्षिण सागर पर भी अपना एकाधिकार मानता है। इसी प्रकार से भारत चीन 1962 का युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को चीन सेनाओं ने भारत के आक्रमण पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर जोरदार हमला किया और उसने लद्दाख, नेफा के बहुत से ठिकानों पर कब्जा कर लिया। अभी भी जैसे चल रहा है भारत और चीन के बीच में जो विवाद। और 1930 में हिंद चीन कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व वाले, जैसे कि हमने वियतनाम क्रांतिकारी घटना का अध्ययन किया था। 1954 में चीनी क्रांतिकारियों ने वियतनाम में आश्रय लिया और वहाँ से युद्ध करके क्वामिताओ सेना को पराजित किया, लेकिन वियतनाम में अमेरिकी उलझाव के बाद स्थितियाँ बदलती चली गई। यानी वियतनाम की भी सोवियत संघ से मित्रता थी, जिसमें हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक विस्तारवादी कार्यक्रम इसके चलते रहे। अभी इस समय जो बदलाव का युग आया था, उस
70 के बाद में हम कह सकते हैं, जिसमें चीन का अपना बदलाव का युग है, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा इस पर ज़्यादा बल दिया है। अभी हम देख सकते हैं कि विशेष रूप से जैसे कोरोना जो है चीन की देन है। हम मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि साम्यवादी चीन की विदेश नीति सफलता, सरलता, जटिलता, एकरूपता, प्रतिकूलता का विचित्र मिश्रण है। चीनी नेताओं की चालें इतने अस्पष्ट, अविश्वसनीय होते हैं कि उनके आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वे कहते हैं कुछ हैं, करते कुछ हैं। हिंद चीनी भाई भाई के नारा लगाकर चीन ने एकाएक भारत पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा भी की थी। सोवियत संघ से 1950 में मित्रता की संधि की, 1969 के बाद उसे एक नंबर का शत्रु मानने लगा। 1950 में अमेरिका उसका सबसे बड़ा शत्रु था, आज चीन का परम मित्र है। वियतनामी आज़ादी के लिए चीन ने सहायता दी। 1979 में वियतनाम का आक्रमण भी कर दिया गया, चीन पर भी आक्रमण कर दिया। दुनिया के सब देश जब व्यापक परमाणु परीक्षण संधि CTBT पर रफ्तार से कर रहे थे, तो चीन ने उसी दिन अपना परमाणु परीक्षण किया। CTBT के सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। वियतनाम के विदेश मंत्री नंगुफन थेच के शब्दों में, चीन कभी शत्रु बन जाता तो कभी दोस्त, कभी कभी आधा दुश्मन आधा दोस्त। चीन की गुमराह करने वाली चालें हैं, कभी एशिया में शांतिपूर्ण सशस्त्र की बात करता है तो कभी कहता है कि बंदूक में ही दम है। पहले वह कहता था कि अमेरिका साम्राज्यवाद ही विश्व का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन आज अमेरिका चीन का सबसे अभिन्न मित्र बन गया। परंतु अभी स्थिति दूसरी, चीन और अमेरिका के आपस में नहीं बन रही है। आजकल चीन के विदेश नीति के साम्यता के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। अमेरिका, जापान, भारत जैसे देश चीन के साथ मधुर होते जा रहे हैं, परंतु ऐसा अस्तित्व कम दिख रहा है अभी इस समय। यानी कि ये हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत कुछ चेंज हो रहा है, और एक प्रकार का जो युद्ध है वह है प्रक्षेपास्त्र, उससे नहीं होकर और वायरस बम के रूप में काम ले रहा है चीन। यानी कि हम ये कह सकते हैं आज चीन ने एशिया अर्थव्यवस्था में जान फूकी तो है, परंतु चीन इस समय एशिया और निर्यात के लिए सस्ती दर का श्रम उपलब्ध करा रहा है। एशिया का व्यापार चीन के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। भारत चीन में व्यापार बढ़ना शुरू हो चुका है। चीन धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ता जा रहा है। आसियान के साथ, यानी इस प्रकार से खूब वो बढ़ा रहा है और अपनी स्थिति चेंज कर रहा है, और आज अर्थव्यवस्था में वो सबसे आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सबसे अग्रणी देशों में चीन अमेरिका को पीछे धकेलता नजर आ रहा है। आज हम इतना अध्ययन करेंगे, आगे हम अध्ययन करेंगे।